गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 28 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ का बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ए बेली ऑफ 10,000 स्मोक्स। फ्यूजियामा पर्वत नहीं है, विसुवियस नहीं है, इनमें से तो है एक अलास्का के कटमई पर्वत को, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी यानी ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एंकाकागुआ एंडीज पर्वतमाला में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सेलाडो भी एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो है साउथ अमेरिका में। कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में और पश्चिमी तट पर है उसके। कुल मिलाकर ये पर्वतमाला देखा जाए तो 7,000 किलोमीटर लंबी है और लगभग 200 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। जो बेरिंग जल संधि है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बहुत पूछी गई है जल संधि एग्जाम में। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से करेक्ट है। लाल सागर स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, ये भी सही है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। एक बास जल संधि पूछते हैं, ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को अलग करती है वो। नंबर 5 पर आ जाइए। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? आसान सा प्रश्न है, सागर माथा। स्वेज नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में। तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ और 1956 में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, चक्रवात में यानी साइक्लोन में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून आदि चक्रवात के उदाहरण हैं। क्या ये बात सत्य है? देखिए, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी भी से एक रेखा खींचेंगे, इसको बोलेंगे 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब साइक्लोन यहाँ भी आएगा, साइक्लोन यहाँ भी आएगा, एंटी साइक्लोन यहाँ भी आएगा, एंटी साइक्लोन यहाँ भी आएगा। ठीक है, साइक्लोन में जो पवनों की दिशा यहाँ होगी, यहाँ इसकी उल्टी होगी। एंटी साइक्लोन में जो पवनों की दिशा यहाँ होगी, यहाँ इसकी उल्टी होगी। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। सिमूम निम्नलिखित में से कहाँ चलने वाली हवा है? सिमूम चलती है रेगिस्तान में, लेकिन कौन से रेगिस्तान में? अरब रेगिस्तान में। तो शिमूम जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से किस हवा को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर हवा सिरोको नहीं है, हरमट्टन है। ठीक है, सी। तो हरमट्टन जो है सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। यह पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है और गिनी तट पर इसको बोलते हैं डॉक्टर विंड, डॉक्टर हवा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है और इस हवा को मिस्र में खमसिन के नाम से जाना जाता है। देखिए, गर्म और शुष्क हवा ऊपर तो पता चल गया हमको। मिस्र में क्या इसको खमसिन के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सिरोको जो है वो सहारा डेजर्ट से मेडिटेरियन सी की ओर बहने वाली गर्म हवा है और यह भूमध्य सागर पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली पहुंच जाती है। इस हवा को मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबिली, ट्यूनीशिया में चिली, मेड्रिया में लेस्ट, इटली में सिरोको
और स्पेन में लेबेक के नाम से जाना जाता है। कोरियोलिस बल और फेरल नियम के कारण व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दक्षिण ओर मुड़ जाएंगी, अपनी बाईं ओर मुड़ जाएंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, कोरियोलिस बल और फेरल नियम के कारण व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी। ठीक है, यानी कि घड़ी की सुइयों के दिशा में, क्लॉकवाइज। तो कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। माल्टा निम्नलिखित में से किस सागर में स्थित है? माल्टा 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 मेडिटेरियन में, भूमध्य सागर में। कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य सागर से अपनी तटीय सीमा बनाते हैं? एग्जाम में बहुत पूछते हैं, याद रखिएगा। तो माल्टा जो है वो भूमध्य सागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी है वेलेटा। पीसीएस के एग्जाम में राजधानियाँ भी पूछता है मैच करने के लिए। उत्तर प्रदेश पीसीएस में तो पूछ ही लेता है एक आध प्रश्न। नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, ईरान के पठार को एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है और अनातोलिया का पठार टर्की के एंटिक और टारस श्रेणियों के मध्य स्थित है। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों करेक्ट है। तो अनातोलिया के पठार को टर्की का पठार भी कहते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है लगभग 800 मीटर और ईरान के पठार की औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर तक है। नंबर 14 पर आ जाइए, मॉन्ट्रियल नगर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी नाम सुना होगा आपने, एग्जाम में पूछ लिया था कि किससे संबंधित है वो, ओजोन परत से। तो मॉन्ट्रियल नगर है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे, कनाडा में। तो मॉन्ट्रियल नगर जो है कनाडा का है, सेंट लॉरेंस नदी बहती है इसके किनारे। नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। आमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। ठीक है, चीन और रूस की सीमा पर बहती होगी, फ्री है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जायरे भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, जायरे या कांगो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, करेक्ट है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह है 0 डिग्री अक्षांश और यह है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। अमूर नदी रूस और चीन की सीमा बनाती है, सीमा पर बहती है। ये सारे के सारे करेक्ट है, डी है इसका आंसर। देखिए, मकर रेखा से होकर, मकर रेखा जिन जिन देशों से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा जिन जिन देशों से होकर गुजरती है, पीसीएस में भी और यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछ लेते हैं। तीनों करेक्ट है तो फिर डी होगा ना। नंबर 16 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं और मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून तो बिल्कुल अरबी भाषा का शब्द है और जलवायु जो है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मौसम शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम, और मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा ही जलवायु कहलाती है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? सुंदर सा भारत, यहाँ होती है। ठीक है, तमिलनाडु में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ होती है। यहाँ तो पश्चिमी विक्षोभ से होगी, तमिलनाडु में होगी लौटते मानसून से। तो शीत ऋतु के समय पवन जो है स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्रों में, ठीक है, इस मौसम में वर्षा होती है। 18वां प्रश्न है, नीचे कथन कारण वाला प्रश्न है। ठीक है, कथन ये है, अगर कारण इसकी व्याख्या करेगा तो उत्तर ये होगा। दोनों सही होंगे, व्याख्या नहीं करेगा तो ये होगा। इनमें से कोई सही गलत होगा तो आंसर इनमें से दिया जाएगा। तो कथन है, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है और इसका कारण क्या है? भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अरे ये तो दोनों करेक्ट हो गए और व्याख्या भी बिल्कुल कर रहा है, ए है इसका आंसर। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और जो
कारण है कथन की सही व्याख्या करता है? ए है। नंबर 19 पर आ जाइए। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? किसी स्थान की जलवायु का आपको निर्धारण करना है तो स्थान की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, स्थान की स्थिति क्या है, ठीक है, अक्षांश हो गया उसका, ये तो दोनों हो गए, समुद्र तल से दूरी भी हो गई, सभी तो हो गए, डी हो गया। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई तथा समुद्र तल से दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, ठीक है। यहाँ हिमालयन रीजन भी है, यहाँ प्लेन रीजन भी है। 20वां प्रश्न है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन निम्न में से कहाँ आपको नहीं मिलेंगे? कहाँ नहीं मिलेंगे? देखिए ये जो वेस्टर्न घाट है ना, 6 राज्य जितने भी आते हैं इसमें, यहाँ तो मिलेंगे, यानी पश्चिमी घाट में मिलेंगे, अंडमान निकोबार में भी मिलेंगे। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी आपको मिलेंगे। लेकिन ये हिमालयन जो रीजन है, यहाँ मिलेंगे आपको कोणधारी या शंकुधारी वन, तो यही गलत है, डी पे नहीं मिलेंगे। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता, और ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, ठीक है, अलग अलग समय पर गिराते हैं, कभी इसने गिरा दी कभी उसने गिरा दी, तो हरे भरे दिखाई देते हैं, ठीक है, इसलिए हमेशा ये हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब इनमें जो जैव विविधता पाई जाती है वो सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक सारे वनों की तुलना में। और भारत में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में आपको मिलेंगे उष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन या वर्षा वन। तो 20 प्रश्न इसमें ऐड किए गए थे, लगभग 15 प्रश्न थे इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और 5 प्रश्न थे इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वो भी मानसून वाला टॉपिक। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं वो इसके जीएस के प्रश्नों से प्रैक्टिस करते रहिएगा।